गुड आफ्टरनून। नॉवेल द साइन ऑफ फोर, जिसे कैनन डॉयल ने लिखा है, हम इसकी आउटलाइन देख रहे थे। थीम ऑफ द नॉवेल देखते हैं। द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। कहानी की थीम, कहानी पूरी आगरा ट्रेजर के अतराफ घूमती है। इसका सेंट्रल आइडिया, कहानी का मेन सब्जेक्ट आगरा ट्रेजर है। थ्रू आउट द स्टोरी द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू ए डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रेजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। पूरी ही कहानी में जो ख़जाने की मौजूदगी ज़ाहिर होती है, जब ख़जाना मिलता है या दिखता है, किसी को मिलता है, तो उससे जुड़े लोगों से, जिसके भी पास वो ख़जाना पहुंचता है, तो उनका एक दर्दनाक अंजाम होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन। और ये ख़जाने की वजह से, जब ये ख़जाना रिमूव होता है, किसी इंसान के पास, किसी को ख़जाना मिलता है, लेकिन जब वो उसके हाथ से निकल जाता है ख़जाना, तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, अपने असली मुकाम पर, अपनी पहली हालत में वो आ जाता है। इन द केस ऑफ स्मॉल, स्मॉल का जिसके बारे में हमने देखे थे, स्मॉल जोनेथन, जो कि एक फोर्ट में गार्ड की नौकरी करता था। इंडिया में एक फोर्ट में वो गार्ड की नौकरी करता था, और वहाँ पर 3 अरब आए थे, और उन्होंने उससे कहा था कि वो ये आदमी का मर्डर करेगा जिसने ख़जाना लाया है, तो वो उसको भी ख़जाने में हकदार बनाएंगे। तो उसके साथ ऐसे हुआ, एक कन्विक्ट, वो भी एक गुनहगार था, वो भी एक मुजरिम था। द रीइमर्जेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन ए पाथ दैट एंड्स इन मर्डर। कि पहले तो ख़जाना उसके हाथ से निकल जाता है पहली मर्तबा, जब जो री इमरजेंस लिखा है उस पर आप ध्यान दीजिए। री इमरजेंस, दोबारा ज़ाहिर होना, दोबारा पता चलना, दोबारा ज़हूर में आना, वजूद में आना वगैरह, आप उसकी मीनिंग ले सकते हैं। तो जब पहली मर्तबा तो ये होता है कि वो उसको जो एमेजरी था, जो मुखबिर था, जिसको मर्डर किया था इन लोगों ने ख़जाने के लिए, तो उसके कत्ल के जुर्म में इसको अंडमान आइसलैंड पे क़ैद के लिए क़ैद में भेज दिया जाता है। लेकिन जब दोबारा 20 सालों के बाद में ये दोबारा वो वही ख़जाने को हासिल कर पाता है, तो ये होता है कि आखिरी में वो फिर उसका बार्थोलोमेव का मर्डर कर देता है। यानी एक दर्दनाक अंजाम ही, एक ट्रेजिक एंड ही होता है उसका, विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर। और फिर से ख़जाना उसके हाथ से निकल जाता है। ही इज़ अ प्रिजनर वंस अगेन, और वो दोबारा कैदी बन जाता है। मैरी मॉर्टसन इज़ ए चार्मिंग यंग वुमन। मैरी मॉर्टसन एक चार्मिंग यंग लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है वो। होम वॉटसन कंटेम्पलेट्स मैरिंग, जिससे वॉटसन शादी करने का सोचता है, जो शर्लॉक होम्स का असिस्टेंट था वॉटसन, विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मैरी बिकमिंग एन हेयरेस। हाउएवर दिस पॉसिबिलिटी इज़ रिमूव। तो वो ये भी सोचता है कि शायद ये मैरी भी इस ख़जाने की हकदार बन जाएगी, लेकिन बाद में वो इम्कान भी ख़त्म हो जाता है और मैरी को भी वो ख़जाना नहीं मिल पाता है। Then it is discovered that the आगरा ट्रेजर इज़ गॉन। लेकिन जब ये पता चलता है कि आगरा ट्रेजर तो अभी ज़ाय हो चुका है, वो तो अब किसी को मिल नहीं सकता, मैरी रिटर्न्स टू ए पोजीशन इन विच वॉटसन कैन कंफर्टेबली प्रपोज मैरिज। तो अभी मैरी वापस अपनी असली हालत में पहुंच जाती है। मतलब पहले तो वो एक नॉर्मल फिनेंशियल स्टेटस की लेडी होती है, लेकिन ये ख़जाना मिल जाता अगर उसको, तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती। तो डॉक्टर वॉटसन भी इस बारे में सोचता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि वो उससे, उसकी दौलत की वजह से शादी कर रहा है, या दौलत की वजह से वो उसकी तारीफ़ करेगा एंड सो। लेकिन ये ख़जाना जब चला जाता है, आगरा ट्रेजर हाथ से निकल जाता है, तो फिर ये भी कंफर्टेबली उसको प्रपोज कर पाता है। The shallowness of wealth and the distraction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel. जो shallowness of wealth है, मतलब जो दौलत का उथलापन जिसको बोलते हैं, सतहीपन दौलत का। दौलत एक बहुत सतही चीज़ है, वो जो बोलते हैं ना ऊपरी सरफेस। शैलो, आप शैलो बोलते हैं ना, कोई चीज़ जो हल्की सी होती है, ऊपर से होती है, बॉटम तक की नहीं होती है, सतही होती है। शैलो फ्राई आप सुनते या बोलते होंगे कि ऊपर ऊपर से हल्का उसको फ्राई करना, बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप नहीं करना।
तो ये जो शैलोनेस मतलब सतहीपन, उसका ऊपरीपन, उसमें कोई गहराई नहीं होती, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसकी कोई मजबूती नहीं होती। जो ऊपर की चीज़ होती है वो हवा से उड़ जाती है, वो ऊपरी चीज़ हवा से निकल जाती है, या कोई भी हालात से एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो जो ऊपरी चीज़ होती है वो फ़ौरन ही उसको कोई डिस्ट्रक्ट कर सकता है, कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो दौलत भी ऐसी शैलोनेस है, दौलत में भी सतहीपन है एक, और कोई उसकी गहराई नहीं होती है। एंड द डिस्ट्रैक्शन दैट कैन कम थ्रू इट इज़ ऑल्सो सीन प्रेविलिंग थ्रू आउट द नावल। तो जो दौलत का सतहीपन है, दौलत का उथलापन है, या दौलत जो ऐसी आनी जानी चीज़ है वो कि कभी इसके पास और कभी उसके पास, और कभी किसी के पास रहती है, कभी किसी के पास से चली जाती है। तो ये जो शैलोनेस है दौलत का, और जो उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं वो पूरी कहानी में वही सबसे ज़्यादा कहानी में दिखाया गया है। एज द आगरा ट्रेजर डायरेक्टली एंड एडवर्सली अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन। जैसे कि आगरा ट्रेजर ने डायरेक्ट ही हर उससे रिलेटेड सारे ही लोगों को एडवर्सली अफेक्ट किया था। मतलब सभी को नुकसान पहुंचा उसकी वजह से, सभी को नापसंदीदा असरात उसकी वजह से हुए और एडवर्स अफेक्ट हुए सबकी, सभी की उस पर। जिस जिसके पास में भी वो थी कहानी, जिस जिसके भी पास में वो नावल, वो ख़जाना गया, नॉट नावल, सॉरी, आई रियली सॉरी फॉर फ्लो ऑफ टंग एंड स्लिप ऑफ टंग। जिस जिसके भी पास में ये जाता है, ख़जाना जाता है, तो वो सारे ही लोग पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी, कहानी में हम देखते हैं शुरुआत में द शेख्स इमेजरी एंड बार्थोलोम्यू आर बोथ मर्डर्ड फॉर द ट्रेजर। के शुरुआत में जो शेख का मुखबिर था जिसने वो ख़जाना लाया था, ख़जाने का पता लगाया था, वो और बार्थोलोम्यू जो इसका भाई था थेडेस शुल्टो का, वो दोनों का ही मर्डर हो जाता है। टोंगा इज किल्ड वाइड फ्लेइंग विथ इट। और टोंगा जब इसके साथ में स्मॉल जोनाथन के साथ में भागता है, वो जो कश्ती से वो लोग जाते हैं, और शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन वगैरह की टीम, शर्लॉक होम्स की पूरी टीम को ट्रेस आउट करती है, तो उस वक्त ये मारा जाता है। एंड स्मॉल इज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जो स्मॉल है उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। Additionally, both Thaddeus and his father spent their lives constantly paranoid about wooden-legged men। और साथ ही जो थेडस है, जो एल्डर शोल्टो था, और उसका एक तो थेडस और एक तो थेडस शोल्टो, और एक तो उसका फादर एल्डर शोल्टो जो लिखा था वहाँ पे, वो दोनों ही सारी ज़िंदगी पैरानॉइड रहते हैं। पैरानॉइड रहते हैं मतलब पैरानॉइड एक्चुअली एक बीमारी का नाम है कि इंसान हमेशा शक व शुबे में ही रहता है कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, या कोई मेरे साथ बुरा करेगा। हमेशा ही वो हर किसी के लिए सस्पेक्ट रहता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई मेरे साथ बुरा करने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे बीमारी के हिसाब से नहीं दिया, मतलब वो पैरानॉइड होते हैं, वो हमेशा शक में रहते हैं कि वो जो एक लकड़ी के पैर वाला आदमी था, मसनूई आदमी था, उसके खौफ में ये लोग रहते हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स इन जनरल, और आमतौर पे वो अजनबियों से भी खौफजदा रहते हैं। द आगरा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट। और आखिरी में एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है आगरा ट्रेजर में। यानी ये सारी चीज़ें तो थी कि दौलत के पीछे सब भाग रहे थे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे, और अलग अलग नुकसानात ही हुए, लेकिन साथ ही ये ट्रेजर की वजह से रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। फॉर डॉक्टर वाटसन, किसके लिए, हु फील्स दैट he cannot marry Miss Mostyn for fear that he will appear to be after her money। तो उसको भी ऐसा लगता है कि वो इसको पसंद करता है, मैरी मॉस्टन को, मिस मॉस्टन को। ख़जाना मिलने के पहले ही वो उसको पसंद करता है, लेकिन जब ये ख़जाने के बारे में पता चलता है तो उसको लगता है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगा, और कि ये ख़जाने की वजह से फिर वो उसके लिए सस्पेक्टेड रहेगी। वो सोचेगी कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की, और वो मतलब जो सच्ची मोहब्बत है वो हासिल नहीं हो पाएगी उन लोगों को। तो ये थीम ऑफ द नावल थी, प्लॉट ऑफ द नावल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।